Hello friends, myself Dr. Vaishali Vasavda. I am fertility consultant. So today we will discuss about what to ask in menstrual history. So many a time जो new practitioner होते हैं, जो गायनेक प्रैक्टिस कर रहे होते हैं या स्टूडेंट्स होते हैं और इंटर्न्स, उनको कई बार menstrual history का significance जो है वो पता नहीं होता है. जब भी आप मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री लेते हो तो जस्ट मियरली पूछ के वो हिस्ट्री लिख देना वो उसका सिग्निफिकेंस नहीं है. यू नीड और यू रिक्वायर दिस मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री फॉर डायग्नोसिस मेनी डिसीजेस. सो दैट्स व्हाई वी विल डिस्कस टुडे अबाउट मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री टेकिंग. सो बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री बहुत सिग्निफिकेंट होती है, जैसे कि सिंपल है मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स. सो कई सारे मेंस्ट्रुअल डिसीजेज ऐसे हैं, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, एक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, मेनोरेजिया, मेट्रोरेजिया. सो वो सारे डिसऑर्डर को डायग्नोसिस करने के लिए आपको हिस्ट्री प्रॉपर लेना बहुत जरूरी है. देन इनफर्टिलिटी के टाइम पे ये पता करने के लिए कि इनफर्टिलिटी का रीजन क्या है, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री के अकॉर्डिंग you can decide whether patient is having any menstrual related abnormality, or based on menstrual history you can advise them for proper coital और fertile days, कि जब वो coital act कर सकते हैं और जिसकी वजह से उनको fertility जो है वो अचीव हो सकती है. एंड प्रेगनेंसी डायग्नोसिस करने के लिए भी बहुत जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी को रेगुलर मेंस्ट्रुएशन है और आपने उस पेशेंट को एलएमपी यानी कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड पूछा और उसके अकॉर्डिंग इस पर्टिकुलर मंथ में पीरियड्स नहीं आया, इसका मतलब आप प्रेगनेंसी सस्पेक्ट कर सकते हो. फिर बाद में उसे फर्दर डायग्नोसिस के लिए आगे भेज सकते हो, लेकिन जो बेसिक डायग्नोसिस है प्रेगनेंसी का, उसके लिए भी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है. देन डिलेड और अर्ली प्यूबर्टी जानने के लिए आपको मेनार के एज जो है वो पेशेंट की पूछनी पड़ती है. सो इसलिए मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिग्निफिकेंट है गायनेक प्रैक्टिस के लिए. सो मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री इंक्लूड्स, फर्स्ट जो आप पेशेंट को क्वेश्चन करोगे दैट इज अबाउट मेनार्के. मेनार्के क्या होता है? मेनार्के इज द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड इन अ फीमेल एडोलेसेंट. जब उस पेशेंट को या फीमेल को फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जो है वो अचीव होता है, उसके कौन से ईयर पे, जब वो 13 ईयर की है, 12 ईयर की है या 14 ईयर की है, 16 ईयर की है, उसके अकॉर्डिंग उसका मेनार्के एज जो है वो डिसाइड होगा. It typically occurs between the ages of 10 to 16 with an average onset age of 12.4 years. यानी कि commonly जितनी भी adolescent girls हैं उनको around 12.4 year पे first menstruation जो है वो achieve हो जाता है. But कुछ patients में वो vary करता है, किसी को 11 ईयर पे, किसी को 14 ईयर पे या किसी को 15 ईयर पे भी मेंस्ट्रुएशन अचीव हो सकता है. 10 ईयर से पहले और 16 के बाद में और एट 16 एज अगर मेनार्की अचीव हुआ है तो उसे डिलेड प्यूबर्टी माना जाएगा. एट 10 और बिफोर 10 अगर अचीव हुआ है तो उसे अर्ली प्यूबर्टी और प्रिकॉशियस प्यूबर्टी माना जाएगा. देन रेगुलरिटी ऑफ साइकिल के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है. तो रेगुलरिटी ऑफ साइकिल जो है, पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि रेगुलर साइकिल कौन से होते हैं, कैसे होते हैं. तो एवरी 28 डेज एवरेज जो पीरियड्स होते हैं नॉर्मल रेगुलर साइकिल में अचीव हो जाते हैं. बट it is important to remember that regular cycle can vary in length from 23 to 35 days. यानी कि एवरेज तो 28 डेज है, लेकिन कुछ पेशेंट्स को 24 25 डे पे रिपीट होते हैं पीरियड्स और कुछ पेशेंट्स को 33 32 डे पे. ऐसे करके 23 to 35 डेज के बीच में कभी भी उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो सेट हो सकती है. और even though it is not 28 days, still it be considered normal and healthy. The menstrual cycle is a form from the first day of menstrual or woman's period to the day before her next period. So कब माना जाता है menstrual cycle का period? जो first day menstruation का है वहां से लेके next जो उसका period है उसके फर्स्ट डे से अगला दिन. यानी कि मान लो फॉर एग्जांपल पेशेंट को 1 जनवरी को मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ है और उसका नेक्स्ट जो मेंस्ट्रुएशन है वो 29 जनवरी को अचीव हुआ है, तो उसका साइकिल जो आप काउंट करोगे वो 1 जनवरी से लेके 28 जनवरी तक काउंट होगा.
Next is about duration of period. So duration of period means length of menstrual period, यानी कि कितने दिन ब्लीडिंग होता है पेशेंट को. वो 3 to 7 days नॉर्मल कंसिडर किया जाता है. 3 days भी नॉर्मल है, 4, 5 और 7 to 7 वो नॉर्मल है. तो और उसमें फर्दर आप क्या पूछोगे अबाउट अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग, यानी कि कितने अमाउंट का ब्लीडिंग है. तो वो कैसे पता चलेगा? दैट की एक्सेस इज इंडिकेटेड बाय द पैसेज ऑफ क्लॉट्स और नंबर ऑफ पैड्स यूज्ड. जनरली पेशेंट जो जितने पैड यूज करते हैं उससे अगर ज्यादा पैड अचानक से यूज होने लगे तो उसका मतलब पेशेंट को एक्सेसिव ब्लीडिंग है. अगर उससे कम पैड्स अगर यूज होने लगे तो उसका मतलब पेशेंट का जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो रिड्यूस्ड हुआ है, जिसे हम हाइपोमेनोरिया डायग्नोस करते हैं. और एक्सेस पैड यूज होते हैं तो उसे हम डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग और एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग उसे डायग्नोस कर सकते हैं. और जो फ्रीक्वेंसी जो है वो पूछा जाता है, दैट इज एवरी 28 to 30 days एवरेज. तो ड्यूरेशन एंड देन फ्रीक्वेंसी. नेक्स्ट पूछा जाता है पेशेंट को एलएमपी. एलएमपी मीन्स लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड. सो इस यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि, और पेशेंट को खुद को भी डाउट होता है कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड डेट यानी कि कौन सी डेट, जिस दिन मेंस्ट्रुएशन फिनिश होता है वो वाली डेट या जब स्टार्ट होता है. तो यहाँ पे फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, यानी कि जो लास्ट उसका मेंस्ट्रुएशन था जब ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ, वो पर्टिकुलर डेट यहाँ पे एलएमपी कंसिडर की जाएगी. यानी अगर पेशेंट को 21 फरवरी को पीरियड स्टार्ट हुआ है और वो 25 फरवरी तक उसे पीरियड्स आया है तो 21 फरवरी होगा उसका एलएमपी, बट नॉट 25. देन पूछा जाता है एसोसिएटेड सिम्टम्स के बारे में. ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन बहुत सारे सिम्टम्स एसोसिएट होते हैं. कई बार पेशेंट स्पेसिफिक उसी के लिए ट्रीटमेंट लेने के लिए आते हैं और उसे मेंस्ट्रुएशन के साथ या हार्मोन्स के साथ लिंक किया जाता है. सो हैवीनेस ऑफ ब्लीडिंग हो सकती है पेशेंट को. देन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, दैट इज उसे मेट्रोरेजिया या मेनोमेट्रोरेजिया कहा जाता है. कई बार सिंपल 1 or 2 स्पॉट्स जो है वो ओव्यूलेशन के टाइम पे भी होती है ब्लीडिंग. और अगर किसी को पॉलिप है यूट्रस में तो उसकी वजह से भी इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकती है. देन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ पोस्ट क्वाइटल ब्लीडिंग. सो पोस्ट क्वाइटल ब्लीडिंग जिसमें सर्वाइकल पैथोलॉजी होती है, सीवियर सर्वाइकल अल्सर हो सकता है, सर्वाइकल कार्सिनोमा हो सकता है, सर्वाइकल नियोप्लाज्म हो सकता है. तो ऐसे केसेस में पोस्ट क्वाइटल ब्लीडिंग भी हो सकती है. देन पेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन. सो अगर ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन पेन है तो कैसा पेन है? बहुत सीवियर है, इसकी भी अलग अलग डिग्रीज होती है. कि माइल्ड पेन होता है जो नॉर्मल होता है, बहुत ज्यादा पेन होता है कि पेशेंट को पेन किलर लेने के बाद ही वो अपनी रूटीन एक्टिविटी कर सकता है, तो मॉडरेट वेराइटी में काउंट किया जाएगा. इफ पेशेंट इज हैविंग सीवियर पेन, यानी कि पेन किलर लेने के बाद भी उसे रेस्ट करना पड़े, तो उसे सीवियर कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा. इसके अलावा कोई भी सिम्टम हो जो स्पेसिफिक मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे ही डेवलप होते हैं तो उसे पीएमएस यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के साथ कोरिलेट किया जा सकता है. सो आपको ये कैसे लिखना है, हाउ टू राइट द हिस्ट्री. सो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है. फर्स्ट जो आप लिखोगे वो होगा मेनार्के एज. सेकेंड में होगा ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन, दैट इज कितने दिन पेशेंट को ब्लीडिंग होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन. लास्ट में आप लिखोगे फ्रीक्वेंसी, यानी कि कितने दिनों पे मेंस्ट्रुएशन रिपीट होता है. तो यहाँ पे 13 जो है दैट इज रिप्रेजेंटिंग दैट द ऑनसेट ऑफ पीरियड वाज एट एज ऑफ 13. देन 4 जो है दैट इज ब्लीडिंग लास्ट फॉर 4 days एंड 28 जो है दैट ब्लीडिंग अकर्स और मेंस्ट्रुएशन अकर्स एवरी 28 days. Thank you so much for listening. You can subscribe this channel, you can click the bell icon and you can share this video amongst your friends. So further हम clinical area में जितने भी टॉपिक्स है लाइक हाउ टू टेक हिस्ट्री, ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री, एग्जामिनेशंस, वो सभी वीडियोस और वो सभी टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच.